1939 के पहुँचते पहुँचते आपको याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इससे पहले कि जान लो कि लेक्चर सेकंड में हमने क्या कवर किया था। लेक्चर सेकंड में हम 1937-39 तक पहुँचे थे, जहाँ हमने गांधी आश्रम की स्थापना तक की बात की थी, जो अल्मोड़ा और सोमेश्वर के नज़दीक चुनादों में बना था। ठीक है, तो अभी हमें समझना है कि इसके आगे का घटनाक्रम क्या था। आपको याद होगा 1939 के आते आते शुरू हो गया था दूसरा विश्व युद्ध। और दूसरे विश्व युद्ध में वो दौर जब हिटलर की विजय हो रही थी और जो ब्रिटेन था उसको साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अब अगर इंडिया ने साथ नहीं दिया तो ये द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरह से हिटलर की तरफ मुड़ जाएगा, जीत हिटलर की होगी। क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए चाहिए सेना, इसी साथ को लेने के लिए ब्रिटेन सरकार ने एक प्रस्ताव रखा जिसको हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव के नाम से, अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव। ये 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में बेसिकली क्या था, अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटेन ने कुछ लालच दिए थे कांग्रेस को, जो राष्ट्रीय स्तर पर विरोध कर रही थी। क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस जो मांग कर रही थी वो पूरी तरह से मांग कर रही थी इंटरिम गवर्नमेंट के गठन का। इसका मतलब है कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए भारतीयों के द्वारा, इसमें भारत सदस्य भारतीय हों। लेकिन ब्रिटेन इस चीज़ पे राज़ी नहीं था। ब्रिटेन का कहना था कि इंटरिम गवर्नमेंट तभी होगी जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में जो डेडलॉक है या जो विरोध है वो ख़त्म हो जाए। और ये ख़त्म होने वाला था नहीं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग बात कर रही थी, ये डिमांड कर रही थी देश के डिवीज़न की, यानी पार्टीशन ऑफ इंडिया की, पार्टीशन की, जिसमें पाकिस्तान बनाने की मांग हो रही थी। और कांग्रेस इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। तो ये डेडलॉक जो इन दोनों के बीच में था ये तो सॉल्व होने से रहा। और ये डेडलॉक जब तक सॉल्व नहीं होगा तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि इंटरिम गवर्नमेंट का गठन नहीं होगा। तो इसके एवज में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त प्रस्ताव रखा कि चलो ठीक है, हम एक और ऑफर आपके सामने रखते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट ना बना के हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। मतलब एक तरह के लॉलीपॉप थे, कुछ लुभावने लालच थे, ताकि इंडिया हमारे साथ हो जाए और यहाँ हमें कम से कम सैनिक बल लगाकर अधिक से अधिक सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ने में भेज दें। बट डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, चलो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन कर दिया जाएगा, वो भी युद्ध के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक, इसके अलावा वायसराय की जो काउंसिल है उसमें इंडियन की संख्या बढ़ा दी जाएगी, मतलब मेजॉरिटी हो जाएगी वायसराय काउंसिल में। ये सब कुछ लॉलीपॉप थे जो दिए जा रहे थे इंडियंस को। लेकिन इन सब को, यानी अगस्त प्रस्ताव को, कांग्रेस ने साफ साफ मना कर दिया या नकार दिया। कांग्रेस ने मना कर दिया। कांग्रेस ने कहा नहीं, अब नहीं चलेगा, अब बिल्कुल भी सहन नहीं होगा, ये लॉलीपॉप देते हैं वो बहुत टाइम हो गया, लेकिन अब अरे या परे की बात होगी। तो अब इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस शुरुआत करती है इंडिविजुअल मूवमेंट की। इंडिविजुअल मूवमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या मतलब है व्यक्तिगत सत्याग्रह का? 1940 का वो दौर है जब गांधी जी समझ गए थे कि अब सिर्फ एक जगह एक तरह के आंदोलन से काम नहीं चलेगा। अब ये समय आ गया है कि हर जगह हर रूप में आंदोलन शुरू किया जाए। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह एक तरह का लिमिटेड मूवमेंट थी। लिमिटेड मूवमेंट, इसका मतलब क्या है? लिमिटेड मूवमेंट यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब है गांधी जी ने कहा था कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है न, अब किसी भी लीडर की ज़रूरत नहीं है, अब हर एक व्यक्ति इस चीज़ को समझे, इस जिम्मेदारी को समझे और अपने जहाँ है वहीं अपनी जगह पर ही आंदोलन शुरू करे। मतलब कहने का मतलब है कि हर जगह जगह आंदोलन शुरू होगा और हर जगह का एक लीडर सामने आएगा जो कि अपने आप में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आग्रह करेगा। गांधी जी ने इसके लिए प्रथम जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे उनको जो चुना, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू,
और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। इन सत्याग्रही को काम क्या था कि अपनी जगह स्थानीय स्तर पर ये अपने आप को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लीडर के रूप में उन्होंने घोषित किया और आसपास के लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने वहीं से मूवमेंट स्टार्ट की। गांधी जी का कहना था कि ये एक संदेश होगा हमारा अंग्रेजी सत्ता के लिए कि हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, हम चुप हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो वो कहेंगे जो वो रखेंगे सामने हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये बिल्कुल भी ना समझे अंग्रेजी सरकार कि हम शांतिपूर्वक जो आंदोलन करेंगे उसका कोई द्वितीय विश्व युद्ध से मतलब होगा, हम कभी भी युद्ध को सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसी कई सारी चीज़ें एक संदेश के रूप में गांधी जी ने रखी अंग्रेजी सत्ता के सामने, लेकिन अंग्रेजी सत्ता इस चीज़ को लेकर राज़ी नहीं थी। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था, अगर उत्तराखंड में इसकी झलक हम देखें, क्योंकि मेन मकसद हमारा यही है कि उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह का क्या असर था। उत्तराखंड इससे अछूता नहीं था। इस टाइम पे उत्तराखंड कदम से कदम मिला के चल रहा था राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो प्रथम सत्याग्रही के रूप में जगमोहन सिंह नेगी ने अपने आप को घोषित किया। जगमोहन सिंह नेगी ये राज्य के यानी उत्तराखंड के प्रथम सत्याग्रही थे। इनके बाद में भागीरथी देवी इन्होंने भी स्वयं को सत्याग्रही घोषित कर दिया और ये राज्य की पहली महिला बनी, राज्य की पहली महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही पहली महिला। इसके बाद एक नाम और आता है दुर्गादत्त जोशी का। दुर्गादत्त जोशी जी ने अपने आप को कुमाऊं क्षेत्र का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया। तो बेसिकली कह रहे हैं हम कुमाऊं के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, ठीक। राज्य के जगमोहन जोशी, कुमाऊं के दुर्गादत्त जोशी। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह का तो मतलब आप समझ गए ना कि हर एक रीजन में भारत के देश के कुछ लोग सामने आए, ये जिम्मेदारी उठाएं और अपने लेवल पे व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह यानी सत्य के आधार पर आग्रह करें अंग्रेजी सत्ता के कि हम शांति रूपक ये संदेश देते हैं कि हम इस चीज़ की मांग करते हैं और इस चीज़ का विरोध करते हैं, जिससे कि अब हर एक जगह किसी नेता की ज़रूरत ना पड़े। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह एक बड़े स्तर की मुहिम थी जो गांधी जी ने एक नए तरीके से आंदोलन को चलाने के लिए शुरू की। इसके बाद और भी बहुत सारी छोटी मोटी घटनाएं आपको मिलेंगी इसमें, बट होता क्या है, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का कोई बहुत ज़्यादा असर अंग्रेजी सत्ता पे होता नहीं है। और अंग्रेजी सत्ता क्या करती है, फिर एक नया ऑफर रखती है क्रिप्स मिशन के रूप में। उसमें फिर कई सारी यहाँ पे कह सकते हो आप चाहे कंडीशंस को या कई सारे ऑफ़र रखती है कांग्रेस के सामने, और वो सारे के सारे ऑफ़र कांग्रेस के द्वारा ठुकरा दिए जाते हैं। और क्रिप्स मिशन आता है यहाँ पे 1942 में। क्रिप्स मिशन के बारे में तो पता ही होगा ना। इसमें फिर कुछ अगस्त प्रस्ताव की चीज़ों को रिपीट किया गया था, जैसे आपको डोमिनियन राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, जिसको अर्धराज्य कह सकते हैं, तो इनडायरेक्टली अंग्रेज ही शासन करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना दी जाएगी, जो कि अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने बताया गया था, ठीक। बट कोई खास पावर नहीं थी इसमें। क्रिप्स मिशन ने फिर ये बोला गया चलो ठीक है कि जो कांग्रेस ने डिमांड की है वो हम करेंगे, बट मुस्लिम लीग ने जो डिमांड की थी पार्टीशन ऑफ कंट्री यानी पाकिस्तान की, वो नहीं पूरी की जाएगी। इस वजह से मुस्लिम लीग ने भी इसको नकार दिया। तुरंत कोई भी पावर ट्रांसफ़र करने की इसमें बात नहीं की गई थी इंडिया के लिए, मतलब कह सकते हैं आप क्विक पावर ट्रांसफ़र जैसा कोई भी इसमें प्रोविज़न नहीं था। मतलब पावर के रूप में कोई भी ऐसी चीज़ भारतीयों के हाथ में नहीं दी जाएगी। दूसरा, जो डिफेंस की पावर है वो ब्रिटेन के पास ही रहेगी। ये क्रिप्स मिशन में ये सारी बातें की गई थी, ठीक। तो ये सारे के सारे जो लॉलीपॉप थे वो ना तो कांग्रेस को समझ में आए, और कुछ चीज़ें जैसे पाकिस्तान का ना होना मुस्लिम लीग को भी समझ में नहीं आई। तो इस तरह से क्रिप्स मिशन को पूरी तरह से नकार दिया गया, इसका विरोध किया गया। और अब बारी आती है कि 1942 के पहुँचते गांधी जी और राष्ट्रीय स्तर के समस्त नेता ये चीज़ समझ चुके थे कि अब अंग्रेजी सत्ता इस तरह से नहीं समझने वाली। अब समय आ गया है डू
एंड डाई का। याद है डू एंड डाई, ये नारा कब दिया गया था? 1942 में, जब कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। इसको हिंदी में लिख दो, या क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। ये वो समय था जब व्यक्तिगत सत्याग्रह का कोई असर नहीं हुआ, तो मजबूरन हुआ क्या, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, CWC जिसको कहते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इसने बेसिकली ग्वालियर टैंक 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक, पता होगा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ग्वालियर टैंक में एक मीटिंग की और वहाँ पे प्रस्ताव रखा, और वहाँ पे ये सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से, बेसिकली कुछ लोग को छोड़ के सबकी सहमति से ये एक्सेप्ट किया गया है कि अब समय आ गया है पूरी तरह से अंग्रेजी सत्ता को नकार दिया जाए और पूर्ण रूप से जो शासन हो वो भारतीयों के हाथ में हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। और इस भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने साफ साफ कोई नहीं छोड़ा, सोल्जर्स, किसान, कृषक, स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, महिलाएं, सबसे ये अनुरोध किया कि जो जहाँ है, जिस फॉर्म में है, जैसे है वहाँ विरोध करे, तो जहाँ है वहीं विरोध प्रदर्शन करे। और अब मौका है, या तो मर जाओ या फिर देश को आज़ाद करा दो या स्वतंत्रता हासिल कर लो। इसी को बोला गया डू एंड डाई। इस डू एंड डाई वाले कॉन्सेप्ट में, इस मुहिम में भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड ने जमकर भूमिका निभाई। और उत्तराखंड में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसने पूरे सबको झकझोर के रख दिया। 25 अगस्त 1942 को एक जगह पड़ती है सालम, ये स्थान है सालम, ये पड़ती है अल्मोड़ा के पास। इस सालम में जनता और अंग्रेज़ों के बीच में जम के मुठभेड़ हुई। अब अंग्रेज़ों के पास तो गोलियां थीं और जनता के पास क्या था, ले दे के पत्थर। तो दोनों में आपस में जम के जो पत्थरबाजी और गोलियां चली। और इस दौरान क्या हुआ, दो नाम आते हैं, एक तो नरसिंह और टीका सिंह, नरसिंह धानक और टीका सिंह, ये दोनों शहीद हो गए, गोली लगकर इनकी मृत्यु हुई, दोनों शहीद हुए। इसी में एक नाम आता है इसकी सहयोगी जानकी बिस्ट, जानकी बिस्ट का। ये महिलाएं थीं, महिलाएं को पीछे नहीं थी, उत्तराखंड में महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। अभी आगे आप पूरी पिक्चर देखोगे। जानकी बिस्ट ने मूक सहयोगी थी, मूक सहयोगी का मतलब इन्हें अपने घर में गुप्त सभाएं कराती थी, तो इस तरह से उनको बोला जाता है मूक सहयोगी। ठीक, ऐसे ही एक भयावह जो घटना मिलती है हमें, वो मिलती है 5 सितंबर 1942 को, और ये होती है सल्ट क्षेत्र में। सल्ट क्षेत्र बेसिकली वो था जहाँ पे ये कांग्रेस का मुख्यालय था उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो आप कांग्रेस का मुख्यालय। इस सल्ट में क्या हुआ, जो जनता वहाँ पे विरोध कर रही थी, जनता पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। और जब अंधाधुंध गोलियां चलाई जाएंगी तो सीधी सी बात, इसमें शहीद तो होंगे ही। तो इसमें एक ही घर के 2 चिराग, जिनका नाम था गंगाराम और दूसरे का नाम खीमादेव, ये 2 सगे भाई इस घटना में शहीद हुए। और साथ ही बुरी तरह से जख्मी हुए चूड़ामणि और बहादुर सिंह, ये दोनों भी बाद में शहीद हो गए थे, नहीं बच पाए। ये इतनी भयावह घटना थी कि इसको कुमाऊं का बारदोली बोला गया। किसको? सल्ट घटना जो हुई थी, उस पूरे घटनाक्रम को कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी गई थी।
बारदोली सत्याग्रह आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। और इसके उपलक्ष्य में 5 सितंबर को हर साल शहीद स्मृति दिवस, 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाने का फैसला लिया गया। तो इन दो घटनाओं से पता चलता है कि उत्तराखंड अब पीछे नहीं था, बल्कि बढ़ चढ़ के मतलब एक खूंखार रूप से इसमें आगे बढ़ रहा था। इसके बाद कोई एक जगह नहीं है, नैनीताल, चमोली, हल्द्वानी, इन कई सारी जगह पे सरकारी संपत्ति यानी अंग्रेजों के ऑफिसेस, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जलाया गया। और इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थीं। तो अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा हुआ था। इसमें सबसे चर्चित जो महिलाएं उनकी हम बात कर लेते हैं। जब नमक सत्याग्रह, आपको याद होगा, हम बात पिछले लेक्चर में बात की थी, नमक सत्याग्रह जब हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस, सविनावज्ञा आंदोलन, उसी की बात हो रही है, ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान तिरंगा फहराया गया था। जब अल्मोड़ा नहीं, जब क्या कहते हैं, लाहौर सेशन के बाद स्वराज दिवस मनाने की बात की गई थी, तो इसके दौरान मतलब उस लाहौर सेशन या अधिवेशन से प्रेरणा लेकर नमक सत्याग्रह से प्रभावित होकर उत्तराखंड की कुछ महिलाओं ने अल्मोड़ा की नगर पालिका पर तिरंगा फहराया। उसके लिए एक हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके दौरान तिरंगा फहराया गया। कहाँ फहराया गया था ये? अल्मोड़ा नगर पालिका पर। किसने फहराया था? इसमें बेसिकली 3 प्रमुख महिलाएं थीं। बिशन देवी इसका नेतृत्व कर रही थीं, ये लीडर थीं बिशन देवी। और बाकी जो अन्य 2 महिलाएं थीं उसमें कुंती वर्मा, इसके अलावा जीवंती, और कई महिलाएं थीं जैसे मंगला। तो इन महिलाओं ने तिरंगा फहराया। आ रही बात समझ में? तो महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। इसी के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, तो 1932 के टाइम पे एक महिला जिनका नाम है कुंती वर्मा, जिनकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। इन कुंती वर्मा ने अंग्रेजों के नाक में इस कदर दम कर दिया था कि कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दे दिया था अंग्रेजों ने। तो ये नाम याद रखना है कि किस महिला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था, कुंती वर्मा को 1932 में। और 1932 में ही एक महिला का नाम है पद्मा जोशी। इनको विरोध प्रदर्शन के कारण इनको लखनऊ जेल में डाला गया था, लखनऊ जेल। और जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, इस टाइम पे मालती देवी, जिनका नाम ऊपर भी आपने सुना होगा, नहीं आया तो नीचे सुन लो, ठीक है। मालती देवी के नाम आता है, मालती देवी। इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था देश सेवक संगठन। इस देश सेवक संगठन में जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई महिलाएं, उन सब का काम था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसी भी तरह से हो सके तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, और जो लीडर हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनका किसी तरह से मदद करना। इस संगठन में कुछ महिलाओं के नाम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे विद्या देवी, कुंती देवी और सरस्वती। इन महिलाओं ने रेल संपत्ति जो कि सरकार की थी, जिससे आवागमन होता था गुड्स का अंग्रेजों के लिए, उस रेल संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया था। तो महिलाएं भी पीछे थी नहीं। इसी क्रम में गांधी जी की एक शिष्या का नाम आता है सरला बहन। मूल रूप से सरला बहन बेसिकली भारतीय नहीं थी, ये इंग्लैंड की ही थी। मूल रूप से कहाँ की थी ये? इंग्लैंड की थी। और इनका जो मूल नाम था वो था कैथरीन हेलीमैन। कैथरीन हेलीमैन के सहयोग को देखते हुए
अंग्रेजी सरकार ने इनको अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में बोला गया था। अंग्रेजों ने बोला था इनको अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति। सरला बहन का क्या रोल था? ये सिर्फ ना ही विरोध करती थी बल्कि ये आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करती थी, मतलब मजबूत बनाती थी या उनको आय के साधन या स्रोत के रूप में बताती थी। सरला बहन ने ही कौसानी, जहाँ गांधी जी 12 दिन रहे थे, जहाँ अनासक्ति, योग और गीता की भूमिका लिखी थी, कौसानी में ही सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। लक्ष्मी आश्रम बनाया था और लक्ष्मी आश्रम से मतलब लक्ष्मी आश्रम की सहायता से यहाँ बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा और यहाँ पे हथकरघा उद्योग या कताई बुनाई जैसे यहाँ से इन्होंने रोजगार स्टार्ट किए थे। और इसी रूप में इन्हीं से प्रेरणा लेकर, मतलब सरला बहन से प्रेरणा लेकर यही काम किया था पिथौरागढ़ की तुलसी देवी ने। तो ये एक अन्य महिला है जिनका जिक्र आता है, तुलसी देवी, पिथौरागढ़ की थी ये। इन्होंने क्या किया था? वही महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध किया। तो ये था भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका और महिलाओं की भूमिका। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।